एक शादी में दो पति पत्नी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं क्योंकि वह शादी दोनों के ही रिश्तेदारों की थी और उन दोनों का पिछले 2 साल से लगातार कोर्ट में केस चल रहा है। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखने के बाद बहुत सारे विचार उन दोनों के मन में उमड़ने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों एक साथ खड़े होकर कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और उसके बाद वह अपने अपने घर वालों को बिना बताए हुए वहां से मुंबई के लिए निकल जाते हैं और पूरी तरह से फरार हो जाते हैं। कौन थे वे पति पत्नी और किस वजह से उन दोनों का केस चल रहा था और क्यों वो यहां से सीधा फरार हो गए अपने घर वालों को बिना बताए, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक नरेश नाम का लड़का रहा करता है। नरेश, जिसकी उम्र शादी की हो गई है और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बाइक मैकेनिक का काम सीख रखा है और अपनी ही एक बाइक मैकेनिक की दुकान खोल रखी है। अब बच्चा जब शादी के हो जाता है तो माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिस लड़की का नाम होता है सुनीता। अब सुनीता का फोटो जैसे नरेश के घर वाले देखते हैं तो देखते लड़की को पसंद कर लेते हैं क्योंकि सुनीता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और यहाँ पर जो सुनीता के घर वाले होते हैं वह भी दहेज अच्छा खासा दे रहे थे। तो इसी वजह से जो यहाँ पर नरेश के घर वाले होते हैं वह रिश्ते के लिए हामी भर लेते हैं और दोनों परिवारों की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। बड़ी धूमधाम से जोरों शोरों से शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से नरेश की जो माँ होती है उसको एक महिला बताती है कि जिस लड़की से तुम अपने बेटे की शादी करवा रहे हो उस लड़की की उम्र तो काफी ज्यादा है, वो तो लड़के की मां के समान लगेगी क्योंकि उसकी उम्र 40-45 साल है और तुम लोगों से झूठ बोला गया है केवल तुम्हें फोटो दिखाकर। अब यहां पर जो नरेश की मां होती है पहले इस बात के बारे में सोच विचार करती है और उस महिला को तो टार देती है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है क्योंकि लड़की को उन्होंने सच में ही नहीं देखा था और इसी वजह से वह अपने पति यानी कि नरेश के जो पिता होते हैं शाम के समय उनसे इस बात के बारे में जिक्र करती है और कहती है कि मैंने तो ऐसा सुना है कि लड़की की उम्र 40-45 साल है और वो तो हमारे बेटे की मां के समान लगेगी। इस बात को सुनकर पिता भी एकदम से खनक जाते हैं क्योंकि उन्हें भी ये बात महसूस हो जाती है कि शायद इसी वजह से वो लोग दहेज में ज्यादा पैसा दे रहे हैं क्योंकि उनके लड़के के पास कुछ भी नहीं है, केवल वो एक बाइक मैकेनिक है और उसके बावजूद भी वो अच्छा खासा दहेज उसे इसीलिए दे रहे हैं। इसी बात को सोचकर जो नरेश का पिता होता है वह रात भर काफी ज्यादा परेशान होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह फैसला करता है कि वह लड़की को देखने के लिए जाएगा। वह अपने बड़े भाई को बुलाता है और साथ में अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाता है और साथ में अपने लड़के को भी लेता है। सभी लोग मिलकर एक गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठकर सीधा सुनीता के घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो सुनीता के पिता उन लोगों को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आप लोग यहां पर इस तरह से कैसे, क्योंकि शादी को फिलहाल 4 दिन बचे हुए थे, सभी तरह की तैयारियां हो गई थी और साथ में जो सुनीता के घर वाले होते हैं उन्होंने दहेज का ज्यादातर सामान उन लोगों को दे दिया था। तो उसके बाद जो यहाँ पर नरेश के घर वाले होते हैं वह बहाना बनाते हैं कि यहीं पर एक शादी में आए हुए थे तो सोचा आप लोगों से मिलते चलें क्योंकि यहां से नजदीक पड़ रहा था। अब इस बात को सुनकर जो सुनीता के पिता होते हैं वह उनको आराम से बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और हालचाल पूछने लगते हैं। लेकिन तभी जब थोड़ी देर चाय पानी पीने के बाद वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे तो उसी दौरान यहां पर नरेश के पिता सुनीता के पिता से कहने लगता है कि आप जरा अपनी बेटी को बुला देंगे क्योंकि हम लोग यहां पर आए हैं तो उसे आशीर्वाद दे ही चलते हैं। अब इस बात को सुनकर सुनीता के पिता कहने लगते हैं कि ऐसी क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद शादी हो जाएगी और फिर बेटी आपके घर ही रहेगी, खूब आशीर्वाद दे लेना वहीं पर, यहां पर क्या जरूरत है। लेकिन यहां पर जो नरेश के घर वाले होते हैं वह उनसे कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं लगता, हम लोग यहां पर आए हैं तो आशीर्वाद तो देकर ही जाएंगे। इसके बाद सुनीता के पिता और भी बहाना लगाते हैं कि बेटी अच्छी तरह से तैयार नहीं है और यहां पर ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, बेटी तो हमारे घर की बहू बनेगी ना, हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, आप केवल बेटी को बुला दीजिए। इसके बाद मजबूरन सुनीता के पिता को सुनीता को आवाज लगानी पड़ती है और जैसे सुनीता यहां पर आती है तो उन लोगों में बातें होने लगती हैं क्योंकि वो लोग तो इसी तरह से देखने के लिए आए थे कि वो लोग देखेंगे कि कहीं लड़की ज्यादा उम्र की तो नहीं है, कई लोग तरह तरह की बातें बनाएं। तो उनमें से कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि उम्र तो ज्यादा ही लग रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, लड़की सुंदर है और दुबली पतली है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्यादा उम्र बड़ी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो नरेश के जीजा होते हैं वह सुनीता से सवाल जवाब करने लगते हैं कि खाना बना लिया करती हो, क्या क्या काम आता है तुम्हें। तो उसके बाद सुनीता फटाफट सभी चीजों के जवाब दे देती है और इसी दौरान जो नरेश के जीजा होते हैं वह उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी। अब इस बात को सुनकर
सुनकर सुनीता एकदम से चुपचाप रह जाती है और अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है। अब यहाँ पर जो नरेश के पिता होते हैं वह कहने लगते हैं कि बताओ बेटी तुम्हारी उम्र क्या होगी, लेकिन तभी बीच में जो सुनीता के पिता होते हैं वह बात को काटते हुए अलग तरीके से उम्र बताते हैं, जिसमें उन्होंने 31 कहा था और उनको सुनने में 21 लगा हुआ था। इसके बाद वो लोग कहते हैं क्या 21 बताया क्या, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ इतनी ही है। अब इस हाँ में जवाब को सुनकर वो लोग सोचने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अगर 1-2 साल का झूठ भी बोल दिया होगा तो लड़की ज्यादा बड़ी नहीं है और इतनी तो बिल्कुल ही नहीं है जितनी कि इस लड़के की मां बता रही थी। इसके बाद वो लोग वहां से वापस लौट आते हैं और वापस लौटने के बाद यहाँ पर जो नरेश की मां होती है उसे बताया जाता है कि लड़की की उम्र 21 साल बता रहे थे वो, और फिर भी अगर 1-2 साल बड़ी मान ले लड़के से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और अच्छे लोग हैं। इसके बाद मां भी संतुष्ट होकर बैठ जाती है और यहाँ पर नरेश और सुनीता की शादी करा दी जाती है। शादी बड़ी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ होती है और यहाँ पर दुल्हन ने अच्छा खासा मेकअप कर रखा था। तो शादी के टाइम पर तो किसी को भी ये बात महसूस नहीं होती है, लेकिन जैसे शादी के बाद जो यहाँ पर सुनीता घर के अंदर आती है तो वहां पर जो सुनीता की छोटी नंद होती है उसे ये बात महसूस होने लगती है कि जितना ये लोग बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इसकी उम्र है, क्योंकि उसने उसे बहुत करीब से देखा था। इधर जो नरेश होता है वह उसके साथ अच्छी तरह से रहने लगता है और लगभग 15 दिन के अंदर नरेश और सुनीता के अंदर बहुत गहरा प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खा चुके थे। यहाँ पर जब नरेश तक ये बात घूम कर आती है कि भाभी की उम्र कुछ ज्यादा है, जब उसकी बहन बताती है तो वो अपनी पत्नी की तरफदारी करता है, कहता है कि इतनी ज्यादा नहीं है, हाँ मानता हूं 1-2 साल मुझसे बड़ी होगी, लेकिन इतनी तो बिल्कुल भी नहीं है जितनी तुम बता रहे हो। यहाँ पर जो सुनीता होती है उसे भी ये बात सुनाई देती है और इसके बाद रात के समय जब सुनीता और नरेश एक दूसरे के साथ आराम कर रहे थे तो उसी समय सुनीता नरेश से कहने लगती है कि अगर मेरी उम्र ज्यादा हुई तो फिर आप क्या करोगे। तो उसके बाद जो नरेश होता है वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं और मैं तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र कितनी है और मैं तुम्हारे साथ ही जीवन को व्यतीत करूंगा। इस बात को सुनकर सुनीता को भी तसल्ली होती है, लेकिन दूसरे ही दिन यहां पर जो सुनीता की सास होती है वह सुनीता से उसका आधार कार्ड मांगने लगती है। कहती है कि बेटी अपना आधार कार्ड दो, हमारे यहाँ के राशन कार्ड में तुम्हें ऐड करवाना है क्योंकि अब तुम इस घर का सदस्य हो। इसके बाद यहाँ पर सुनीता तरह तरह की अटकलें लगाती है, लेकिन सास का इरादा यही था कि वह आधार कार्ड में उसकी उम्र देख ले ताकि उसे पता चल सके कि वो लोग जितनी बता रहे हैं उतनी उम्र है या उससे ज्यादा या कम है। इसके बाद सास अपने बेटे से कहने लगती है बेटा ऐसा कर, किसी दुकान पर चला जा और इसका आधार कार्ड निकलवा कर ले आ, क्योंकि आधार कार्ड को राशन कार्ड में ऐड करवाना है। इसके बाद जो नरेश होता है अपनी मां के कहने अनुसार अपनी पत्नी को अपने साथ बाइक पर बैठाता है जो उसे दहेज में मिली थी और सीधा एक साइबर कैफे पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह उसका आधार कार्ड निकलवाता है और आधार कार्ड के अंदर जब वह उम्र देखता है तो उसकी उम्र 31 साल थी। अब जैसे ही आधार कार्ड नरेश के सामने आता है तो उसके बाद उसे थोड़ा सा आश्चर्य तो होता है, लेकिन वह सुनीता से प्यार कर बैठा था तो उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सुनीता असमंजस भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी कि अब इसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पर जो नरेश होता है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है और उस आधार कार्ड को अपनी जेब में रखकर वहां से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो लोग उस साइबर कैफे से बाहर निकलते हैं तो यहां पर सुनीता कहने लगती है कि तुम्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे पूरे 9 साल बड़ी हूं। तो उसके बाद नरेश कहता है कि नहीं, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे 9 साल बड़ी हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं। ये तो 31 साल है, अगर तुम 41 साल की भी होती तो भी मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके बाद जो सुनीता होती है एकदम से नरेश को अपने गले से लगा लेती है और नरेश अब सुनीता को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद जैसे ही सुनीता की सास उस आधार कार्ड को देखती है और उसमें उसे पता चलता है कि ये जो लड़की है ये हमारे लड़के से 9 साल बड़ी है, तो एकदम से वो आग बबूला हो जाती है और सुनीता को खरी खोटी सुनाने लगती है। नरेश खूब अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर नरेश के परिवार वाले सभी के सभी भड़क गए थे और वह सुनीता को खरी खोटी सुना रहे थे, तो नरेश को भी धमकाकर चुपचाप बैठा देते हैं और कहते हैं कि 15 दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया जो तू इसकी ओर ले रहा है। और इसके बाद जो नरेश होता है वो चुपचाप एक साइड में जाकर बैठ जाता है। यहां पर सुनीता के घर वालों को बुलाया जाता है और घर वालों को भी खूब खरी खोटी सुनाई जाती हैं। सुनीता के पिता भी आते हैं और कहते हैं कि मैंने तो बताया था कि 31 साल है, अब आप लोगों को 21 सुना तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैंने जो बताया था वो बिल्कुल सही था और बिल्कुल भी गलत नहीं था। हालांकि यहां पर सुनीता के पिता की भी थोड़ी सी गलती थी, उन्होंने जब दोबारा पूछा था तो 21 ही कहा था, लेकिन यहां पर उन्होंने हाँ में सर हिलाया, ना कि यह कहा कि मेरी बेटी की उम्र 31 साल है। इसके बाद माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को साबित करने पर लगे हुए थे और यहां पर जो नरेश के पिता होते हैं वो सुनीता के पिता से कह देते हैं कि तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है और अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाओ। अब शादी के 15 दिन बाद घर में इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। इस बात का दुख नरेश को तो होता है क्योंकि वह सुनीता से अब तक काफी ज्यादा प्यार कर चुका था, लेकिन यहां पर घर वालों की वजह से वह कुछ भी नहीं कह पाता है। सुनीता भी मजबूर होकर अपने पिता और अपने परिवार वालों के साथ वहां से चली जाती है और इसके बाद अब सिलसिला शुरू होता है कोर्ट केसों का। यहां पर सुनीता
सुनीता के घर में भी वकील आता है और इधर जो नरेश होता है उसके घर में भी वकील आता है और वकील तरह तरह की राय दोनों को बताता है। यहाँ पर सुनीता के ऊपर तरह तरह के लांछन लगाने के लिए वकील बोलता है तो नरेश उससे मना करता है, कहता है कि नहीं सुनीता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और मैंने 15 दिन में उसे अच्छी तरह से परख लिया है। लेकिन वकील कहता है कि अगर इस तरह के लांछन नहीं लगाएंगे तो उनका केस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और हम लोग केस हार सकते हैं। इसके बाद नरेश के पिता उसे चुप कर बैठा देते हैं और वह चुपचाप रह जाता है। इधर ऐसा ही सुनीता के घर में होता है, उन पर दहेज का मामला बनाया जाता है, मारपीट का मामला बनाया जाता है। तो सुनीता कहने लगती है कि देखो आपको घर वालों पर केस करना है बेशक से कर दो, लेकिन नरेश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। अब इसके बाद वकील कहने लगता है कि ऐसे तो केस स्ट्रांग नहीं बनेगा, अगर केस को स्ट्रांग बनाना है तो यहां पर जो लड़का है उसको तो लेना ही पड़ेगा, अगर हम लोग उसको छोड़ देंगे तो केस हल्का रह जाएगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस बात को सुनकर सुनीता के घर वाले उसे धमकाकर चुपचाप बैठा देते हैं और कहते हैं कि वकील साहब आप बनाओ, लड़के के नाम पर ही केस बनाओ और ये सब तरह से गवाही देगी। ऐसा कहकर वकील साहब केस गढ़ देता है और यहां से अब ये केस कोर्ट में चलने लगता है। धीरे धीरे इन दोनों के कोर्ट केस को चलते हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंतराल में बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी क्योंकि यहां पर दोनों के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, जबकि सुनीता और नरेश तो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद हो जाते हैं और जब भी ये कभी तारीख पर आया करते तो एक दूसरे की तरफ अजीब निगाहों से देखा करते। दोनों तरफ से एक दूसरे के परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान थे और यहाँ पर जो नरेश होता है उसके घर वालों को बार बार टॉर्चर किया जाता है क्योंकि उन्होंने दहेज उत्पीड़न का मामला लगाया था और मारपीट की भी शिकायत दर्ज करवाई थी। इन बातों से नरेश के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वह काफी ज्यादा चुपचाप सा रहने लगता है। वह मन में इसी बात को सोचा करता कि मैं तो अपनी पत्नी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन घर वालों ने एक ऐसा काम कर दिया। इसके बाद एक दिन एक शादी में से निमंत्रण आता है और जहां पर जाने के लिए घर वाले नरेश को भेज देते हैं, कहते हैं कि तू चला जा वहां पर। नरेश वहां से घर वालों के कहे अनुसार अच्छे से कपड़े पहनता है और कपड़े पहनकर उस शादी में पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाकर जब वह शादी में इधर उधर घूम रहा था, लोगों को देख रहा था, तो तभी उसी दौरान उसकी नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है और यहां पर शादी के माहौल को देखने के बाद उसे उसकी पत्नी की याद भी आ रही थी। अब पहले देखने के बाद वो सोचने लगता है कि हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन तभी जब वह गौर से देखता है तो उसे महसूस होता है कि सच में ही सुनीता यहां पर है और उसके बाद वह उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इधर सुनीता जब नरेश को देखती है तो वह भी उसे देखती ही रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर नरेश की आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे और तभी यहां पर जो नरेश होता है वह उसे साइड में चलकर बात करने के लिए बुलाता है। सुनीता उसके कहे अनुसार साइड में चली जाती है और वो लोग भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। पहले सुनीता कहती है कि नरेश, मुझे तुमने कहां किसी और के साथ देख लिया था जो तुमने बच्चलन होने का टैग मुझ पर लगा दिया है। इसके बाद नरेश कहता है कि वो मैंने नहीं किया था, वो वकील का काम था और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा केस नहीं लगाएंगे तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है और हम लोग केस हार सकते हैं। सुनीता बात को समझती है, लेकिन तभी नरेश कहने लगता है कि तुमने भी तो केस में लिखवाया है कि मैं तुम्हारे साथ मारपीट किया करता हूं और मेरे घर वालों ने तुमसे दहेज की मांग की थी। तो इसके बाद जो सुनीता होती है वह भी उसे बता देती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी ऐसा करना, लेकिन घर वालों की वजह से सब कुछ हो गया और वकील ने कहा था कि यह केस तो लगाना ही होगा और मैं तो यह भी कह रही थी कि वो तुम पर कोई भी केस ना करें, अगर घर वालों से उन्हें कोई परेशानी है तो घर वालों पर कर दे, लेकिन नरेश को छोड़ दे। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी और कहा कि अगर उसको हम छोड़ देंगे तो केस काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इस बात को सुनकर दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आ जाती हैं और यहां पर दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव चल रहा था कि एक दूसरे को लेकर के उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, वो सारा के सारा दूर हो जाता है। इसके बाद सुनीता कुछ देर तक नरेश को खड़ा खड़ा देखती रहती है और तभी एकदम से अचानक से उसके गले लिपट जाती है। यहां पर जो नरेश होता है वह भी उसके गले लिपट जाता है और इसके बाद दोनों मिलकर एक ऐसा फैसला करते हैं जो शायद आज तक किसी ने नहीं लिया था। उन दोनों की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अलग होने का केस चल रहा था, तो वो लोग फैसला करते हैं कि हम दोनों के बीच में हमारे घर वाले आ रहे हैं तो क्यों ना हम अपने अपने घर वालों से दूर चले जाएं और उसके बाद ये केस लड़ते रहना, जो कुछ इन्हें हासिल करना हो वो हासिल कर लेंगे। यही सोचकर वो दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और यहां पर जो नरेश होता है सुनीता को लेकर यहां से सीधा मुंबई के लिए निकल जाता है और घर लौटता ही नहीं है। अब जैसे काफी देर हो जाती है तो घर वाले चिंता करते हैं और जब वह नरेश के फोन पर फोन करते हैं तो फोन मिल ही नहीं पाता है और इधर जो सुनीता के घर वाले होते हैं वह भी सुनीता को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ढूंढने से जब वो नहीं मिलती तो दोनों घर वाले इधर उधर जाकर केस कर देते हैं कि हमारे बेटे को लड़की वालों ने किडनैप कर लिया। इधर जो लड़की वाले होते हैं वो अपनी बेटी का केस लड़के वालों पर लगा देते हैं कि हमारी बेटी को इन्होंने किडनैप कर लिया। अब यहां पर दोनों की तरफ से केस हो गए थे और पुलिस अब इस बात की तह में जानना चाहती है कि वो लोग कहां पर हैं और क्या हुआ ऐसा जो वो लोग कहीं मिल नहीं रहे। इसके बाद पुलिस काफी ज्यादा छानबीन करती है, परिवार वालों से पूछती है, लेकिन असलियत बात कोई भी किसी के सामने नहीं रखता है क्योंकि घर वालों ने साफ साफ बोल दिया था कि हमारा बच्चा तो उससे अलग होना चाहता था। इधर लड़की वालों ने भी बोल दिया था
था कि हमारी बेटी भी उससे अलग होनी चाहती थी। इसके बाद पुलिस वाले काफी ज्यादा छानबीन करते हैं और छानबीन के दौरान उनको पता चल जाता है कि दोनों के दोनों मुंबई में जाकर रहने लगे हैं और वहीं पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है कि दोनों एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं तो उसके बाद उन्हें बड़ी हैरानी होती है, लेकिन उन्हें इस बात का गुस्सा भी था कि यहां पर काफी दिनों से पुलिस उन्हें खंगाल रही है और वो लोग चुपचाप जाकर वहां पर बैठे हुए हैं। इसके बाद जब पुलिस उनके पास पहुंचती है तो वो लोग उनसे साफ साफ बता देते हैं कि इस तरह से जो हमारे घर वाले हैं वो हम दोनों को एक होने में राजी नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग वहां से छोड़कर यहां पर आ गए और हम लोग तो बिल्कुल पूरी तरह से मजबूर होकर यहां पर आए हैं। अगर ये लोगों को कोई परेशानी है तो ये आपस में बातें करें, हमसे इनका क्या लेना देना है। इस बात को सुनकर पुलिस के पूरा मामला सामने आ जाता है, क्योंकि अब तक घर वालों ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। पुलिस उन लोगों को वहीं पर छोड़कर वहां से वापस लौट आती है और यहां पर आने के बाद उनके घर वालों से कहने लगती है कि देखो, तुम्हारे बच्चों ने किसी ने भी किसी को किडनैप नहीं किया है और वो दोनों अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर रहे हैं। बशर्ते उनकी मांग है कि आप लोग उन्हें परेशान ना करें और अपने बीच के मतभेद को पूरी तरह से खत्म कर लें, तो वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। लेकिन इस बात को मानने के लिए दोनों पक्षों में से कोई भी तैयार नहीं था और वो लोग तो अपने आरोप को सिद्ध करने में लगे हुए थे। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं और उन्हें धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि देखो, अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो तुम दोनों परिवारों पर मुझे भी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि तुम लोग उनको शांति से नहीं रहने दे रहे। क्योंकि बार बार ये लोग उनका एड्रेस पूछ रहे थे कि हम लोग जाएंगे, हम लोग देखेंगे हमारी बेटी को बहका रखा होगा, और वो लड़के वाले कह रहे थे कि हमारे बेटे को बहका रखा होगा। तो यहां पर जब पुलिस वाले उन पर कार्रवाई करने की धमकी देते हैं तो दोनों परिवारों को बड़ा ही डर लगता है और उसके बाद वो चुपचाप घर के अंदर बैठ जाते हैं। हैरानी तो उन्हें बड़ी होती है कि लड़के ने ऐसा कर दिया और लड़की वालों को भी यही हैरानी होती है, लेकिन अब पुलिस का डर था तो इसी वजह से वो चुपचाप अपने घर पर बैठ गए थे। सारे केस खत्म हो गए थे और यहां पर नरेश और सुनीता एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे इन बातों को एक साल बीत जाता है और एक साल बाद अचानक से नरेश और सुनीता अपनी गोद में एक बच्चा लेकर सीधा अपने घर पर पहुंच जाते हैं, यानी कि नरेश के घर पर वो लोग पहुंच गए थे। अब जैसे ही घर वाले नरेश और सुनीता को देखते हैं, वो भी एक बच्चे के साथ, तो एकदम तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर नरेश अपनी मां की गोद में अपने बेटे को रखता है तो एकदम से उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और वह अपने बच्चों को माफ कर देती है। तो उसके बाद नरेश अपनी पत्नी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि वहां पर उन दोनों ने यह तय किया था कि जब हमें बच्चा हो जाएगा तो उसके साथ घर पर जाएंगे और ये लोग हमें अपना लेंगे। यह बात नरेश ने कही थी, लेकिन जो सुनीता होती है उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता है और जब यहां पर मां ने उन लोगों को अपना लिया तो यहां पर नरेश की जीत होती है। इसके बाद नरेश के जो घर वाले होते हैं वो सुनीता के घर वालों को भी बुला लेते हैं और उसके बाद उन दोनों में भी सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और सभी लोग अब मिलजुल कर एक साथ रहा करते हैं। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और वो लोग अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।